यह है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचलाइट कहानी की। पंचलाइट कहानी की पहले हम आपको कहानी सुनाएंगे मधुर मधुर भाषा में। इसके पश्चात हम कहानी की समीक्षा बताएंगे बड़ी सरल भाषा में। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे समझ जाएंगे। बस ज़रूरत यह है कि आप सबसे पहले इस पूरे पाठ को, इस पूरी कहानी को हमसे सुनिए। अगर आप हमसे नहीं सुनेंगे तो फिर समीक्षा आपकी फिसल जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जात की अलग अलग सभा चट्टी है और सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी, पेट्रोमैक्स हैं। और पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स क्या होता है? पहले एक लाइट चलती थी। अब जैसे आज की एलईडी लाइट थोड़ी ना है। पहले भैया सब तैलीय पदार्थों से चलने वाली लाइट मिलती थी। लैटर्न जैसे लालटेन चलती थी, लैंप चलता था, वैसे एक पेट्रोमैक्स चलता था, वो भी तेल से ही चलता था। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इनसे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए। अरे बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। मेले से सभी 5 जो 5 थे, मतलब 5 मतलब पंच। पंच किसे कहते थे? जो 5 ग्रुप के होते थे वही पंच होते थे। तो मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? अरे देखते नहीं है, पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन बोलेंगे। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े चले आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट। छड़ीदार अंगनू महतो रह रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ हाँ, दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, वो जल्द से नहा धोकर चौकी पीढ़ा लगाओ। टोले के कीर्तन मंडली के मूल गायन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझा कर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूं, आज यदि आखिर धरने में 1.5 हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बायकाट। अब बायकाट माने जान तो बाहर निकालना, मतलब जो अगर बेताले मतलब जो ताल से नहीं गा पाते थे उनको कह दिया। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पंचलाइट 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 सब चिल्लाने लगे। अरे पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। अब यार बात तो यही, जब पहली बार जब जमाने में टीवी आया था तो क्या दशा हुई थी लोगों की। पहली बार, अरे बाप रे बाप, ये देखा, इसमें तो आदमी बोल रहा है, इसमें तो आदमी दिखाता है, आदमी साक्षात बैठ के समाचार पढ़ता है। तो वही वाली बात, पहली बार पंचलाइट आया था, सब पंचलाइट पंचलाइट चिल्ला रहे थे। कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा, दुकानदार साहब ये मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ, हम लोग देहाती हैं। देहाती तो थे ही यार, बहुत बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहा हूं। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा पर रखने वाला दुकानदार है। पंचलाइट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था।
मैंने कहा देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलाइट कैसे ले जाएंगे? और दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान जी की आंख के आगे धुरखायल करता है, दे दो बक्सा। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। अरे यार, वो डब्बा ले आए थे, उससे श्रद्धा हो गई उनको। छणीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट। ये कोटेशन याद रखना भैया, सब लोग कोटेशन उसमें डालने पड़ते हैं कथानक में, कथा वस्तु की जब समीक्षा की जाती है। रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलाइट, लेकिन आयन मौके पर लेकिन लग गया। रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। किरासिन मतलब केरोसिन तेल होता था। केरोसिन मतलब आजकल जिसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। तो रूदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासिन तेल आया और सवाल पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा था, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलाइट पड़ा हुआ। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना, भाई रे गया गाय लूं तो दुहे कौन, लो मजा। अब इस कल कब्जे वाली चीज को कौन बाले, बाले मतलब जलाए। ये बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं। हर एक पंचायत में पंचलाइट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से है। ना ना, पंचायत की इज्जत की सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलाइट के सामने ढिबरी कौन जलाता, कौन बालता है? सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी आवाज में कहा, अरे कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक जवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़ के पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रूदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियारी से देना। पंपू मतलब एक उसमें पंप लगा होता था, तो उससे जो है स्प्रे होता था उस तेल का, तब वो अच्छे से जलता था, वायु उसमें भरी जाती थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर के मन में लौट जाती। वो कैसे बोले? वो जानती है कि गोधन पंचलाइट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की मां ने पंचायत से फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सलम। अरे पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों का पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना, न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुनरी उसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात कनेली मुस्कुरा कर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कहे तो सरदार से। अब चिगो चिद चिन का मतलब क्या है? चीची हटा दो तो गोधन बचता है।
हम्म, क्या बचता है? गोधन। गोधन तो बंद है। गोधन जानता है पंचलाइट बालना? कनेली बोली। कौन? गोधन जानता है बालना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? और दीवान ने ठीक कहा। ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर से कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत, प्रतीत मतलब विश्वास, पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली। जरा मैं देखूं कह के गुलरी काकी उठकर गोधन के झोंपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मूलगैन मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा, अबे दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में फिर से मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंडी दौड़कर और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंचलाइट से सनसनाहट की आवाज निकली और पंचलाइट रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने एक बार फिर मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गईं। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय की ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो कैसी लगी कहानी, हमें अवश्य बताइए। और आइए हम कहानी की समीक्षा करते हैं। पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। समीक्षा वाला प्रश्न आएगा आपको। कथा वस्तु लिखिए, कथानक लिखिए, समीक्षा लिखिए, ये सब। और जब किसी कहानी कला के तत्वों के आधार पे आप समीक्षा कीजिए तो आपको इतनी 6 हेडिंग डालनी पड़ती हैं। तो आज पहली हेडिंग आपको डालनी है कथानक। कथानक में सबसे पहले प्रस्तुत कहानी फणीश्वरनाथ रेणु ने पेट्रोमैक्स, प्रस्तुत कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु ने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव के लोग पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामवासियों की मनः स्थिति की वास्तविक झलकी प्रस्तुत की है। ये कहानी घटना प्रधान है, जिसमें बताया गया है कि आवश्यकता किस प्रकार मनुष्य के बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार तथा निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती। यानी 100 अवगुण गुणमा छिपें, कुलमा छिपें 50, और सब अवगुण उनके छिपें जिनके लक्ष्मी पास। अब उसके पास एक गुण था तो जितने भी अवगुण थे वो मुनरी के उधर देखना, आंखें चार करना, आंख मारना, आंख मिचौली करना, सलीमा का गाना गाना। एक प्रकार देखो, आजकल लड़के जैसे फिल्मों का गाना गाते हैं, पहले जब गाते थे तो ये बड़ा निषेध माना जाता था, बहुत खराब माना जाता था। अरे वो सैया गुजरिया वाला गाना गाते हैं, बड़ा दिक्कत होता था। लेकिन आज आजकल सब चलता है।
तो 100 अवगुण गुण में छिप जाते, एक गुण था उसके जितने भी अवगुण थे सबकी माफी हो गई थी। उसी पर आधारित ये कहानी है। जैसा गोधन के साथ हुआ, क्या हुआ था गोधन के साथ? गोधन तो भैया पंचायत से बाहर था, लेकिन उसमें एक गुण था, उसी गुण ने उसको पंचायत से रूबरू करा दिया। महतो टोली के पंच पेट्रोमिक्स खरीद लाते हैं, किंतु उन्हें जलाना नहीं आता। अभी आपने कहानी में सुना। और अपमान की बात हो जाती है तो पंचलाइट पहली बार किसी दूसरी टोली के सदस्यों द्वारा जलाया जाएगा, इसमें अपमान हो जाएगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए मुनरी कहती कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। गोधन को बुलाया जाता है, कहा सुना सब कुछ माफ़ हो जाता है, सारी उसके जुर्माने दंड माफ़ हो जाते हैं, उसको और इजाज़त दे दी जाती है विवाह करने की मुनरी से। और फिर वो गुलरी काकी भी कहती हैं गोधन तू मेरे यहाँ खाना खाना। तो इस प्रकार जो है, अगर गुणवान हैं आप तो अवगुण भी समाप्त कर दिए जाते हैं। तो कथानक हेडिंग में इतना आप, कथानक में क्या होता है, सिर्फ आपको कहानी का सारांश जो 100 लाइनें, जो 200-250 लाइनें आपकी किताब में लिखी, जो उस कहानी को 10-15-20 लाइनों में आपको मतलब एक सारांश टाइप में बता देना है आपको। कथानक का मतलब यही होता है। फिर क्या होता था, वो पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया। जाति की प्रतिष्ठा बजाय रखने के को गोधन क्या हुआ कि गोधन को पंचायत में आने की अनुमति दे दी जाती है। स्पिरिट के अभाव में गर्री यानी नारियल के तेल से भी वो जला देता है, इतना तो काबिल होता है। तो गोधन पर सारे प्रतिबंध जो होते हैं, सारे इल्ज़ामात सब हटा लिए जाते हैं। वो उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है, उसको छूट मिल जाती है। अब दूसरी हेडिंग आप ये डालेंगे, दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, पात्र और चरित्र चित्रण। अब आपको पात्रों के नाम ध्यान रखना है इसमें। पात्र कौन कौन से हैं, तो सारे पात्रों के नाम। इस कहानी आंचलिक है, कहानी के केंद्र में अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष है। कोई पात्र चरित्र के केंद्र में नहीं है, बावजूद इसके पंचलाइट कहानी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख पात्र गोधन है। कहानीकार ने कुछ पात्रों के चरित्रों की रेखाएं उभारने की कोशिश की है। प्रस्तुत कहानी में क्या है कि सरदार हैं, दीवान जी हैं, मुनरी काकी हैं, गुलरी काकी हैं, मुनरी की माँ है, गुलरी काकी हैं, फुटंगी झाँ हैं, ठीक है। गोधन है, एक वर्ग में गोधन है, मुनरी काकी दूसरे वर्ग में है। कहानी के सभी पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं। उनके माध्यम से ग्रामवासियों की मनोवृत्तियों का परिचय बड़े ही यथार्थ रूप में प्राप्त हो जाता है। लेखक को ग्रामीण समूह के चरित्र को उभारने में विशेष सफलता मिली है, ठीक है। फिर अगली हेडिंग कथोपकथन या संवाद, ये तीसरी हेडिंग आप डालेंगे। तीसरी हेडिंग इसमें क्या डालेंगे, कथोपकथन मतलब जो डायलॉग्स बोले गए हैं वो कैसे बोले गए हैं, क्या उन्होंने क्या क्या बका है, उसमें कौन कौन से डायलॉग किस किस ने बक्के हैं, ये उसमें बताया गया है। उनको आपको थोड़ा सा डाल देना है कहीं कहीं। ये तो प्रस्तुत कहानी के संवाद कैसे हैं, रोचक हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं, सब में यही बात लिखनी है। एक याद कर लीजिए, सब में वही चीज़ें, वही बातें लिखी जाती हैं। 2-4 लाइनें जो होती हैं वही बातें सब में लिखी जाती हैं। अनावश्यक संवाद नहीं है। संवादों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग, संवादों की स्वाभाविकता, संवादों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अज्ञानता पर प्रकाश डालकर जीवंत वातावरण निर्मित किया गया है। जैसे मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी, कनेली कनेली चिगो चिद चिन, कनेली मुस्करा कर रह गई, गोधन तो बंद है। यानी मुनरी बोली तू तू कह तो सरदार से, गोधन जानता पंचलाइट बालना। कनेली बोली कौन गोधन, जानता है बालना। लेकिन इस प्रकार इस कहानी के संवाद पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल हैं। कथाकार ने उनका चरित्र चित्रण बड़े मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है। अब अगली हेडिंग चौथी देश काल वातावरण हो जाएगा। देश काल वातावरण में आपको लिखना है कि कैसा वातावरण है, देहात है, शहर है, रोड है, सड़कें, सीन दृश्य जो होता है वही देश काल वातावरण होता है। तो रेणु जी की कहानी ग्रामीण परिवेश की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण अंचल का चित्र प्रस्तुत किया गया है। वातावरण की सजीवता पाठकों को आकर्षित करने वाली है। पंचलाइट के माध्यम से ग्रामीणों के आचार विचार, अंधविश्वास आदि का भी चित्रण हुआ है। कहानी में वातावरण का वर्णन नहीं किया गया, घटनाओं और पात्रों के माध्यम से वातावरण स्वयं जीवंत हो उठा। यानी कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है कि कैसी वातावरण है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, धूप है। अब भाषा शैली की बात आती है, यानी कि लेखक ने इसमें किस भाषा का प्रयोग किया है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, अंचल विशेष की भाषा, कौन सी बोली का प्रयोग है, ये आपको भाषा शैली में डाल देना है। 5वीं हेडिंग होती है ये। प्रस्तुत कहानी की भाषा बिहार के ग्रामीण अंचलों में बोली जाने वाली जनभाषा है।
इस भाषा में स्वाभाविकता झलकती है। गांव के लोग शब्दों का उच्चारण अशुद्ध करते हैं। उदाहरण के रूप में आप टोले के कीर्तन मंडली के मूलगैन ने अपने भगतिया पक्षकों को समझा करके कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ कि आज यदि आखिर धरने में 1.5 बेड़ हुआ तो दूसरे दिन एकदम बायकाट। रेणु जी ने इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण स्वरूप एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पूरी कहानी ग्रामीणों की अज्ञानता, अशिक्षा और रूढ़िवादिता पर व्यंग्य करती हुई प्रतीत हो रही है। फिर उद्देश्य, अंत में छठी हेडिंग डाली जाती है, उद्देश्य। आखिर ये कहानी लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था, लेखक का लक्ष्य क्या था, क्यों लिखी कहानी। किसी न किसी काम को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो लेखक ने भी कहानी लिखी, इसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य समाज के प्रति रहा होगा, इसलिए लिखी। तो उद्देश्य में प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इसके साथ साथ ये भी संदेश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता पड़ने पर बड़े बड़े अवगुणी व्यक्तियों को भी गुणवान सिद्ध कर दिया जाता है। बड़े बड़े व्यर्थ के बेकार व्यक्तियों को, मूर्ख व्यक्तियों को भी चतुर बना दिया जाता है, और अपराधी को भी अपराध मुक्त कर दिया जाता है, गुलाम को भी आज़ाद कर दिया जाता है। तो इसी केंद्रीय भाव के आधार पर इस कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं। वही बात है 100 अवगुण गुण में छिपे, कुल में छिपे 50। अगर आप कुलीन परिवार से हैं तो आपके 50 अवगुण माफ हो जाते हैं, और सब अवगुण उनके छिपे। लक्ष्मी पास, अर्थात जिनके पास धन है तो सारे अवगुण उनके समाप्त हो जाते हैं। तो कैसा लगा अवश्य बताएं, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए एक वीडियो जो लाइव हम आए थे एक बार, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।